गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। सो बाकी लोगों को भी काइंडली बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। ये लिखा रहा है समर, बाकी लोगों को बोल दें काइंडली कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं सो दैट वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके, वेरी गुड। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन जिसमें हमने उसके एडवांटेजेस देखे हैं, डिसएडवांटेजेस देखे हैं, एज वेल एज एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है। वेलकम बैक बेटा। ओके, इसके अलावा हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिफाइन किया था कि टिश्यू रिस्पांस टू इंजरी होती है और इंजरी के अंदर हमने ट्रिपल रिस्पांस के बारे में बात की है, रेड लाइन के बारे में बात की, फ्लेयर के बारे में बात की, व्हील के बारे में बात की। इंस्टेड ऑफ दैट हमने कार्डिनल साइंस के बारे में बात की है कि कार्डिनल साइंस क्या होते हैं। वेल, इंस्टेड ऑफ दैट कार्डिनल साइंस के अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था कि अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसका सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है, जिसमें हमने ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में बात किया है, फीवर के बारे में बात की है, ईएसआर के बारे में बात की है, यूसिनोफिलिया के बारे में बात की है, शिफ्ट टू लेफ्ट के बारे में बात किया है। गॉट इट। इसके अलावा हमने ये भी बात की है कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की आउटकम क्या हो सकती है, या तो कंप्लीट रिजॉल्व हो जाएगी, या फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो जाएगी, एब्सेस फॉर्मेशन होएगी, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को लीड कर जाएगी। राइट, ये हमारा एक शॉर्ट्स ओवरव्यू था जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, तो इसके अलावा हमने मोस्टली ये पढ़ा होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो इन्फ्लेमेशन होती है इन टू टाइप्स, लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। वेल, लेकिन इसके अलावा सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी होती हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, होप सो हमारा आंसर किया, आप ठीक होंगे। वेल, हादिका वेलकम बैक बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ओके, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनका हमने एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, अदर टाइप्स लाइक दीज आर आल्सो नोन एज स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर वेरी गुड आफ्टरनून रोज बेटा, इसके अंदर 5 टाइप्स स्पेशल टाइप्स के अंदर आती हैं। और 5 टाइप्स के अंदर क्या क्या है, लाइक फिब्रस इन्फ्लेमेशन होती है, फिब्रिनियस इन्फ्लेमेशन होती है, वेरी गुड आफ्टरनून जॉन, वेलकम। हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन होती है, स्पोर्टिव इन्फ्लेमेशन होती है, सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है और प्रोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन होती है। ये बेटा 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है। ये आप लोगों की फिंगर टिप पे होनी चाहिए 5। वालेकुम अस्सलाम बेटा मारिया, वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल। इसमें हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्पेशल टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल टाइप्स में क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया है, इनमें हमने ये कहा है कि सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है। ओके राबिया बेटा, वेलकम बेटा राबिया। हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन होती है, सोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन होती है, स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है और फिब्रेनियस इन्फ्लेमेशन होती है। ये 5 टाइप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती हैं। ये भी आप लोगों के फिंगर टिप पे होनी चाहिए।
अब जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है सोडो मेम्ब्रेनस डेफिनेटली यस समझ। वालेकुम अस्सलाम कांसल जी, वेलकम बैक बेटा। अब जो सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है बेटा, इसके अंदर क्या क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी आपको पता है जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान अगर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, स्किन के लेयर्स के दरमियान अगर कोई फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, इसके एग्जांपल लाइक ब्लिस्टर बन गया है, तो ये सीरियस इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल है। अब इसके अंदर होता क्या है कि फ्लूइड अकोमुलेट होता है, लेकिन वो जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली एक्सोडेशन होती है और वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती। मोस्टली आप लोगों ने ब्लस्टर को देखा होगा, ब्लस्टर के अंदर वाटरी फ्लूइड अकोमुलेट होता है, उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं होती, प्रोटीन रिच फ्लूइड नहीं होता। तो ये दो लेयर के दरमियान अगर कोई फ्लूइड अकोमुलेट हो गया है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इफियन भी हम उसको कह सकते हैं, लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि प्लूरल इफियन होता है, तो विसरल और पार्टल पेरिकार्डियम और विसरल और पार्टल प्लूरा के दरमियान फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, प्लूरल इफियन जिसे कहा जाता है। ये सेम कंडीशन विद पेरिकार्डियल इफियन, तो पेरिकार्डियल सैक के अंदर भी फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये पेरिकार्डियल इफियन है, राइट। तो इस तरह की अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको कहा जाता है ये सीरियस इन्फ्लेमेशन है, राइट। इसके अलावा दूसरी इन्फ्लेमेशन होती है जिसको स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन के अंदर बेटा बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर पस बन रही होती है और उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होती है। स्पोरेटिव SCUPPURATIV, स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पस, और जहाँ पे पस बनेगी वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन होगी। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो पस होती है बनती कैसे है बेसिकली, कि जब भी कोई न्यूट्रोफिल आती हैं, डेड माइक्रोफेजेस होती हैं, डेड न्यूट्रोफिल होते हैं, डेब्रीज होती हैं और डैमेज टिश्यूज होते हैं, जब वो किसी भी पॉकेट के अंदर अकोमुलेट होते हैं या कहीं पर भी अकोमुलेट होते हैं तो उसको कहा जाता है ये पस फॉर्मेशन है। और स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन के अंदर मेनली क्या होता है कि कहीं पे भी नेक्रोसिस हुई है, सेल डैमेज हुआ है, सेल एडीमा हुआ है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अगर बैक्टीरिया है वहाँ पे तो उसके खिलाफ वो फाइट करते हैं, जब फाइट करेंगे तो वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसको कहा जाता है ये स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन है। और पस के अंदर मेनली मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ कि डेड सेल्स हो सकती हैं, डेब्रीज हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकती हैं, इवन के सर्टेन इंजाइम भी हो सकते हैं जो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है ना, तो आप ये डीनेचर प्रोटीन कह दें तो भी ठीक है, ये इंजाइम कह दें, जो प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, या डीनेचर्ड प्रोटीन भी वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जिससे प्रोटीन इन्फ्लेमेशन होती है उसके सर्टेन ड्रॉबैक्स होते हैं, माइक्रोब्स की एग्जैक्टली बेटा होती हैं, डेड या लाइव माइक्रोब्स भी होते हैं रावे बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, तो इसका ड्रॉबैक बेटा स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन का क्या होता है कि मोस्टली यहाँ पे पायोजेनिक इन नेचर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं, और एक ऐसी इन्फ्लेमेशन जो पायोजेनिक इन नेचर होती है वहाँ पे फीवर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही डेड सेल्स होंगे या डेड टिश्यू होंगे तो वहाँ से इंटरल्यूकन 1 रिलीज हो रहा होता है, डेड डैमेज टिश्यू से या डेड टिश्यू से इंटरल्यूकन 1 रिलीज हो रहा होता है। अब जो इंटरल्यूकन 1 है वो जाकर अगेन थर्मोस्टेट को चेंज कर देता है, और थर्मोस्टेट जैसे ही चेंज होएगा तो सेट पॉइंट चेंज हो जाता है, सेट पॉइंट चेंज होएगा तो दैट विल लीड टू अ फीवर। तो जो स्पोरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है उसमें फीवर का होना लाजमी होता है, पस फॉर्मेशन का होना लाजमी होता है। लेकिन जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है उसके अंदर कहीं पे आपने ब्लस्टर बना हुआ देखा, इवन के अगर कहीं पे एक्स्ट्रा हीट से भी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, जिसको हम ये कह देते हैं कि ये ब्लस्टर बन गया। तो अगर किसी एरिया के ऊपर ब्लस्टर बना हुआ है तो वहाँ से इंटरल्यूकन 1 रिलीज नहीं हो रहा होता, उस पेशेंट्स को ये फीवर नहीं हो रहा होता, लेकिन अदर साइन और सिम्टम्स अपेयर हो रही होती हैं, कार्डिनल साइंस अपेयर हो रही होती हैं। ESR करवाएंगे तो ESR रेस्ट आएगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, लेकिन फीवर के चांसेस कम से कम होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि देयर विल बी ए स्पोर्टिव इन्फ्लेमेशन, देयर विल बी ए पस फॉर्मेशन, तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू ए फीवर, एंड दैट फीवर विल बी ए हाई ग्रेड फीवर होगा उस पेशेंट्स को।
ओके, इसके अलावा स्पोर्टिव इन्फ्लेमेशन के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है। एब्सेस ये होता है कि कहीं भी लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी, किसी भी कैविटी के अंदर, जिसे कहते हैं कि पस की कैविटी बन गई है, एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है। अब ये डीप एब्सेस भी होते हैं, सुपरफिशियल एब्सेस भी होते हैं। डीप डीप वो होते हैं जो कि डीप टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पस पॉकेट की फॉर्म में पस फॉर्मेशन हो जाती है वो उस एरिया के अंदर, और उसको ड्रेन करवाना ज़रूरी होता है। अगर ड्रेन नहीं करवाएंगे दैट विल आल्सो लीड टू फीवर। या पायोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ करवाएंगे, अल्टीमेटली फीवर होना शुरू हो जाएगा। तो स्पोर्टिव इन्फ्लेमेशन के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन और पस फॉर्मेशन ये ज़रूरी होती है, और उनके अंदर जो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उन्होंने ग्रो करना ही करना होता है। जैसे ही वो ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली फीवर क्रिएट करेंगे। दो चीज़ें हो गई। तीसरी जो इन्फ्लेमेशन होती है बेटा, उसको कहा जाता है सोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। अब सोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि कहीं पे भी कोई नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस क्या था? नेक्रोसिस क्या था? सेल डेथ हो गए हैं, सेल डेथ हो गई है। अब सेल डेथ कहाँ पे हो सकती है? लाइक जब हम सोडोमेम्ब्रेनस की बात करते हैं तो उसमें हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि देयर विल बी मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इधर इट विल बी म्यूकोजल मेम्ब्रेन हो सकती है, इधर इट विल बी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो सकती है, जीआईटी की मेम्ब्रेन हो सकती है। नो 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 समर बेटा, प्रोग्राम सेल डेथ अपोप्टोसिस होती है। ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है, दैट इज अपोप्टोसिस। सेल डेथ होती है लेकिन ये प्रोग्राम नहीं होती, सडन सेल डेथ होती है। ओके, तो जब हम सोडो मेम्ब्रेनस की बात करते हैं तो हमें ये हमारे माइंड में आता है कि देयर विल बी ए मेम्ब्रेन। अब वो म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है, म्यूकोजल लाइनिंग हो सकती है, सीआईटी की हो सकती है, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक की हो सकती है, व्हाटएवर, कहीं पे भी मेम्ब्रेन अगर इन्वॉल्व हो रही है जो कि नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है तो उसको कहा जाता है ये सोडो मेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन है। गॉट इट? ओके वेल, तीन चीज़ें हो गई। पहली हमने डिस्कस किया है सीरियस इन्फ्लेमेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया है स्पोर्टिव इन्फ्लेमेशन, तीसरा हमने डिस्कस किया है सोडोमेम्ब्रेनस इन्फ्लेमेशन। तीन ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की स्पेशल टाइप्स होती हैं। तीन क्लियर हो गई। चौथी आ जाए फिब्रेनस इन्फ्लेमेशन के ऊपर। फिब्रेनस का मतलब ये होता है कि बेटा इसके अंदर फिब्रिनस एक्सुडेशन होती है, ओके सॉरी। फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन के अंदर बेटा पहली जो चीज़ है कि एक्सुडेशन हो रही होती है, लेकिन ये जो एक्सुडेशन होती है ये फिब्रिनोलाइसिस के थ्रू हो रही होती है। अब फिब्रिनोलाइसिस क्या होती है कि कहीं पे भी तो अगर स्कार फॉर्मेशन बना था ना तो वहाँ पे बेटा फिब्रिनस की बात करें, FIBRINOUS से। ओके, तो फिब्रिनोलाइसिस अगर कहीं पे भी कोई स्कार फॉर्मेशन हुई थी ना, स्कार फॉर्मेशन के रिजल्ट में उसमें स्कार में रिजॉल्व होना होता है। कहीं पे आपने देखा होगा कि कट लगा हुआ है, कट लगने के बाद वहाँ पे ब्लैक स्कार हो गया है। जिस तरह हमने हीलिंग डिस्कस की थी, आई थिंक रोसन विल्सन के चैप्टर, ब्लड वाले चैप्टर के एंड पे हमने फिब्रिनोलाइसिस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो फिब्रन है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। अब जैसे ये ब्रेक डाउन होती है ना तो मोस्टली ये इसको जो रिमूव कर रहे होते हैं, एक तो प्रोटीन होती हैं फिब्रिनोजेन, और दूसरा माइक्रोफेजेज इसको रिमूव कर रहे होते हैं। अगर किसी वजह से वहाँ पे जो फिब्रन है वो फिब्रिनोलाइसिस नहीं काज कर रहा, यानी जो स्कार बना था उसको रिजॉल्व नहीं कर रहा, फिब्रन प्रेजेंट नहीं है, फिब्रिनोलाइसिस नहीं हो रही, तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड वेसल्स थी उनकी फिब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल की स्कारिंग होना शुरू हो जाती है। जब ये स्कारिंग होती है तो उसको कहा जाता है ये फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट को MI हो गया है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया है। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर बेसिकली जो मायोकार्डियम है उसकी स्कारिंग हो चुकी होती है। स्कारिंग कैसे होती है कि वहाँ पे जो फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस है वो नहीं हो रहा होता,
वहाँ पे फिब्रिन प्रेजेंट नहीं होता जो उसके स्कार को रिजॉल्व कर सके। तो जो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है मेनली उन पेशेंट्स में होएगी या उस साइट पे इन्फ्लेमेशन होएगी जहाँ पे जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिनोलाइसिस है दैट विल बी इनहिबिटेड। जब फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस इनहिबिट होगा, इनहिबिट होने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कोई एक्टिवेटर नहीं आ रहा, हो सकता है फिब्रिन ही प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है कि माइक्रोफेजेस भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब वो स्कार को रिमूव नहीं किया जाएगा तो दैट विल लीड टू ए फिब्रोसिस, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। जब स्कार फॉर्मेशन होगी तो उसको कहा जाता है ये फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन है। 4 हो गई, 5वीं होती है हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन। ये 4 की मेरे ख्याल समझ आ गई आपकी। पहला हमने कहा था कि सीरियस इन्फ्लेमेशन होती है, दूसरा हमने कहा था कि स्क्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है, तीसरा हमने सोडोमेम्ब्रेनस के बारे में बात की, चौथा हमने फिब्रिनस के बारे में बात की, और 5वीं जो है वो है हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन है। अब हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन में बेटा क्या होता है कि कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन होने के रिजल्ट में वहाँ पे एक्सुडेशन हुई है और उस एक्सुडेशन के अंदर आरबीसी का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट किया गया है, रेड ब्लड सेल का लेवल अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट किया गया है तो उसको कहा जाता है हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन। लाइक कोई हेमरेजिक नमूनिया हो सकता है, इवन कि जो हेमरेजिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, उसमें भी एट सर्टेन पॉइंट्स हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन में हमारे माइंड में जो चीज़ हमारे माइंड में जो चीज़ याद रहनी चाहिए वो ये है कि वो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे एक्सुडेशन होएगी और देयर विल बी ए प्रेजेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज, एक्जेक्टली वो बेटा, थैंक यू वेरी मच। लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट हैं एक्सुडेशन के अंदर, उसको कहा जाता है हेमरेजिक इन्फ्लेमेशन है। ये वो टाइप्स हैं, ये वो स्पेशल टाइप्स हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको अगर आप एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेंगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होएगा। और इसको एक दफ़ा आप लोगों ने लिखा हुआ है बिल्कुल बेटा, बुक में, कौन सी बुक में बेटा? फोर्थ में लिखा हुआ है रोशन, ये उसका दूसरे का इनाम दानिश का मुझे नहीं पता, इनाम दानिश का बेटा मुझे नहीं पता, इनाम दानिश में मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये स्लाइड्स जो हैं ये इनाम दानिश से मिक्सचर है, इनाम दानिश से बनाई गई हैं, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब वापस आ जाते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर। इसमें नहीं है, ओके, इनाम दानिश पेज नंबर 32 पे है। ओके बेटा, इनाम दानिश देख लीजिएगा पेज नंबर 32, अगर उसके ऊपर ये स्पेशल टाइप्स अगर इन्फ्लेमेशन की मेंशन की गई है तो बेटा उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। राइट, देन अब थैंक यू वेरी मच बेटा। पेज नंबर 33 और 32, 33 और 32 पेज नंबर देख लीजिएगा बेटा। ओके, अब आ जाते हैं वापस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मैं आपको बता रहा था दो चीज़ें, कि एक हमने कहा था कि वेस्कुलर इवेंट्स होती हैं और एक हमने कहा था कि सेलुलर इवेंट्स होती हैं। अब वेस्कुलर इवेंट्स या वेस्कुलर चेंजेस और दूसरा होता है सेलुलर इवेंट्स या सेलुलर चेंजेस। अब जब हम बात करते हैं सेलुलर चेंजेस की तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद में रखनी है कि देयर विल बी लीकोसाइट सेलुलर इवेंट्स, ये लीकोसाइट सेलुलर चेंजेस। ओके, थैंक यू नरजिस बेटा। पेज नंबर 32 33 देख लीजिएगा, इनाम दानिश का। राइट, वेल गुड, आप लोगों के पास बुक है तो बुक ओपन करके देख लीजिएगा कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एरर के चांसेस मेरा ख्याल है नहीं होंगे, क्योंकि ये आज सुबह मैंने पढ़ा था, जो चीज़ें आप लोगों को भी बता रहा हूँ। वेल, व्हाट डू यू थिंक कि सेलुलर इवेंट्स क्या होती हैं और वेस्कुलर इवेंट्स क्या होते हैं, ये वेस्कुलर चेंजेस क्या होती हैं? ये हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी करना, राइट।
ओके, एट द एंड आप याद रखिएगा कि हमने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में डिफ्रेंशिएट भी करना है, और ये डिफ्रेंशिएट आप लोगों को रहेगा। सेलुलर इवेंट्स पेज नंबर 24, वो कौन सी है बेटा? इनाम दानिश, सारा? सॉरी, ओके, इनाम दानिश के अंदर भी सेलुलर इवेंट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। आप सेलुलर इवेंट्स एक दफ़ा देखें। और आपको एक ट्रांसोडेशन और एक्सोडेशन, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रांसोडेशन होती है और एक्सोडेशन होती है। ट्रांसोडेशन और एक्सोडेशन क्या होती है? हम बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रांसोडेशन होती है, बता दिया है। ओके, वेल, चलिए, हाँ, ट्रांसोडेट और एक्सोडेट क्या होती है? वेस्कुलर परमेबिलिटी, ओके तला, वेरी गुड, थैंक यू। चेंजेस इन ब्लड फ्लो, वेस्कुलर परमेबिलिटी, ठीक है। ओके, ट्रांसोडेट और एक्सोडेट क्या होता है, पहले ये बता दी। चलिए बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रांसोडेट क्या होता है, एक्सोडेट क्या होता है। सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, सिंपल सा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है ना, कहीं पे भी इंजरी होती है तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, जो फ्लूइड है ना ये लीक आउट होता है। बस नहीं बेटा, समझ बेटा, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं आपको डिफरेंशिएट, सिंपल सा डिफरेंशिएशन बताता हूँ, उसके बाद आप जितने मर्जी बना के दें। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है ना, ओके, हाई ब्लड कंसंट्रेशन, हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है बेटा नर्सिस, लेकिन देखते हैं किसके अंदर होती है। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है ना, बात सुन ले मेरी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है ना, तो उसके रिजल्ट में फ्लूइड लीक आउट होता है। अब हमने बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में, किसी को याद है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है? एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड प्रोटीन कंसंट्रेशन, एक्सोडेशन। ओके, वेल, ठीक है रोज, हमने ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात की थी, याद है? ओके, वेल, उसकी बेस पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो बेटा, जब भी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है ना, तो उसकी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसका डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब डायमीटर बढ़ता है ना, तो उसमें से फ्लूइड लीक आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जा रहा होता है। जब वो फ्लूइड लीक आउट होके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, तो अगर उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम है, जब माइनर अमाउंट में है, तो उसको कहा जाता है ट्रांसोडेट। और अगर उसी के साथ प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में लीक आउट होके आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द ब्लड वेसल जा रही है, तो उसको कहा जाता है एक्सुडेशन। ओके, वेल, ठीक है। अब ओके, अब याद रख लीजिएगा, आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर का भी पता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या करना होता है, फ्लूइड को बाहर पुश करना होता है। ऑनकोटिक में वापस खींच के ले आना होता है। ऑनकोटिक एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होता है और हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड वॉल्यूम की वजह से होता है। ये हमने डिस्कस किया था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बेटा, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो उसके रिजल्ट में जो, जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बड़ी होती है तो फ्लूइड ज़्यादा निकलता है, लेकिन प्रोटीन का कंटेंट कम निकलता है। जब प्रोटीन का कंटेंट कम होगा तो उसको कहा जाता है दैट इज ए ट्रांसोडेट, ये ट्रांसोडेशन। अगर प्रोटीन का कंटेंट, जब ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा निकलता है। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, और लार्ज मॉलिक्यूल जितने भी हैं, चाहे वो आरबीसीज हैं, तो वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं,
उनका जो डायमीटर है आई थिंक 9 माइक्रोमीटर है, 7 to 9 है, ये 9 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसके साथ आरबीसी भी निकलना शुरू हो जाती है, अनटिल अनलेस कि इसने बाड ना बनाया हो। 7 to 9 है, ये 9 है, 7 है, ओके 7 है, रोथर विल्सन के अंदर 7 मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आरबीसीज का अगर अगर प्रोटीन का कंटेंट निकल रहा है, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ आरबीसीज भी निकलेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि एक्सोडेशन वो फ्लूइड है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में निकल रहा होता है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और साथ में आरबीसीज निकल रहे होते हैं। ये एक सिंपल डिफरेंस है। और जो ट्रांसोडेट है उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड बाहर निकलता है, लेकिन उसमें प्रोटीन का कंटेंट और जो आरबीसीज होते हैं वो नहीं होते, तो उसको कहा जाता है ट्रांसोडेट। अब ट्रांसोडेट और एक्सोडेशन में मेरा ख्याल है आप लोगों को फर्क का पता चल जाना चाहिए। देखें, दोनों जो हैं ये वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से निकलते हैं, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से निकलते हैं, लेकिन जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होएगा तो उसमें पोर्स छोटे होते हैं लेकिन फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें प्रोटीन नहीं निकल रही होती, आरबीसीज नहीं निकल रहे होते। लेकिन अगर ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो उसके रिजल्ट में वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ी हुई है, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी निकल रहे हैं और साथ में आरबीसीज भी निकल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ये एक्सोडेशन है, ये एक्सोडेट है। तो अब ट्रांसोडेट और एक्सोडेट को याद रखिएगा। आप ट्रांसोडेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट ब्लड प्लाज्मा है, जिसके अंदर लो कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। ट्रांसोडेट अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा है और इसके अंदर लो कंटेंट ऑफ प्रोटीन है, आरबीसीज कम है, ये आरबीसीज आप ये भी कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। अब इनके एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल असाइटीज की बात कर लेते हैं। असाइटीज क्या होती है? अब्डोमिनल या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। एडीमा में जो फ्लूइड रिटेन होता है उसका ट्रांसोडेट कहते हैं। एडीमा में बेटा डेफिनेटली का एडीमा के अंदर ट्रांसोडेट होता है, लेकिन एक्सोडेशन भी हो सकती है। एक्सोडेशन उन कंडीशन में हो सकती है जब उसके साथ कोई अदर डिजीज भी इंक्लूड हो। लाइक तलहा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एडीमा में जो फ्लूइड रिटेन होता है उसको ट्रांसोडेट कहते हैं, एग्जैक्टली बेटा ट्रांसोडेट कहते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसमें ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तो वो साथ में जो प्रोटीन है वो भी लीक आउट होकर चली जाती है। तो सेम टाइम पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन जो एडीमा के अंदर मोस्टली ट्रांसोडेट ही बन रहा होता है। ऑनकोटिक वाली बात दोबारा बता दें। ओके बेटा, सारा दोबारा बता देता हूँ। क्या बता रहा था आपको? हाँ बेटा, असाइटीज जो है ना, असाइटीज क्या होती है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होता है। अब ये जो फ्लूइड अकमुलेट होता है इसके अंदर हाई प्रोटीन होना शुरू होती है, इसलिए वो पेशेंट्स जो कि असाइटीज के होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई इसको एग दे, एग यॉक दे जिसके अंदर प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन डाइट दे ताकि इसका ऑनकोटिक प्रेशर, जो प्रोटीन का कंटेंट लीक आउट होकर वहाँ उसने अपना प्रेशर जनरेट किया हुआ है उसको डिक्रीज किया जा सके। अब वो प्रोटीन का कंटेंट डिक्रीज हो चुका होता है और उसने अपना प्रेशर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लीक आउट होके, प्रोटीन में बाहर लीक आउट होके वहाँ पे अपना प्रेशर जनरेट कर लेती है और फ्लूइड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। और प्रोटीन जहाँ पे होएगी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जहाँ पे भी होएगी वो अपने वाटर को अपनी तरफ खींचेगी। जिस तरह सोडियम वाटर लवर है, सेम आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये वाटर लवर है, उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। अगर हम ट्रांसोडेट की बात करते हैं, ट्रांसोडेट की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लाइक लीवर सिरोसिस हो गया है। अब लीवर सिरोसिस के अंदर याद रखिएगा कि लीवर के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बन रही होती है
जब अल्ब्यूमिन प्रोटीन बनती है तो उसमें ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। सारा बेटा वापस आ जाए। ये बता रहा हूँ कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें अल्ब्यूमिन चाहिए होती है, और अब अल्ब्यूमिन कहाँ से आ रही होती है? लीवर से आ रही होती है। अगर मैं कह देता हूँ कि लीवर सिरोसिस हो गया है, तो जब लीवर सिरोसिस होएगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होएगी तो डू यू थिंक ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज़ कट गई थी और रिकनेक्ट करना पड़ा मुझे। आवाज़ वापस आ गई बेटा हमारा। मैं ये बता रहा था कि लीवर सिरोसिस की हम बात कर रहे थे। तो जो लीवर सिरोसिस जब वो पेशेंट को हो जाता है ना, तो उसमें हमने ये कहा था कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। रोशन विल्सन को वापस चले जाती हैं। तो ऑनकोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से होता है। अब सारा सुनना, उसमें क्या था कि हमने कहा एग्जांपल लिया कि लीवर सिरोसिस हो गया। लीवर सिरोसिस में ये होगा कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस डिक्रीज होएगी तो डू यू थिंक कि ऑनकोटिक प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑनकोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर रिड्यूस होएगा तो अल्टीमेटली जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। जब इंटरस्टिशियल स्पेस से वापस ब्लड वेसल का हिस्सा ही नहीं बनाएगी तो वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा। जिस तरह तला बता रहा था कि वहाँ पे एडीमा होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे एडीमा हो जाएगा। अब जो एडिमेटस फ्लूइड होता है उसको ट्रांसोडेशन भी कहा जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि इन्फ्लेमेटरी ट्रांसोडेट है। जब वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ है या प्रोटीन कम हुई हुई है, हमने क्या कहा था कि ट्रांसोडेट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी कम हो जाती है। प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि लीवर फेलियर हुआ है, हो सकता है रीनल फेलियर हुआ है, हो सकता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम हुआ है जिसमें प्रोटीन लॉस होती जा रही है, हो सकता है जो पेशेंट है वो माल न्यूरिश्ड है, प्रोटीन का कंटेंट ऑलरेडी कम हो चुका है। जब कम होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? अल्टीमेटली ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा, उसको कहा जाता है ट्रांसोडेट है। लेकिन उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट माइनर अमाउंट में तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो प्रोटीन है वो वहाँ पे नहीं जाएगी। सेकंड हमने ये कहा था कि आरबीसीज और आरबीसीज की उस कंटेंट के अंदर, उस ट्रांसोडेट के अंदर नहीं होंगे, लेकिन एक्सोडेट के अंदर हमने कहा था कि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। गॉट इट? अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन ट्रांसोडेट और एक्सोडेशन के अंदर नहीं भूलेगा। वेल, वापस आ जाती हैं। एक्सोडेशन और ट्रांसोडेशन भी हो गया आप लोगों का। अब आ जाते हैं कि वेसल्स के अंदर क्या चेंजेस आती हैं और सेलुलर इवेंट्स क्या होती हैं। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हमने ये केमिकल मीडिएटर्स डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल मीडिएटर्स, यस, केमिकल मीडिएटर्स वेसोएक्टिव अमाइंस होते हैं जिसके अंदर हिस्टामीन है और सेरोटोनिन है। बेटा शोर यहाँ से कहाँ से आ रहा है? शोर यहाँ पे तो नहीं है, भी लगाए हुए हैं, आवाज़ आ रही है। शोर आ रहा है, शोर कहाँ से आ रहा है? अब चेक करें शोर है। ओके बेटा, अगर आप लोग अटेंटिव होकर लेक्चर लें, मेरा ख्याल है कि मुझे समझाना मुश्किल नहीं लग रहा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये चीज़ें वाइट बोर्ड पे करते तो और ज़्यादा समझ आ जाती है आपको।
ड्रिल मशीन है सफर बेटा। ओके बेटा, बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनका शोर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो लैपटॉप का शोर नहीं है बेटा। लैपटॉप का फैन तो मैंने हैंड फ्री लगाए हुए हैं बेटा, उसका शोर तो नहीं है। हैंड फ्री लगाए हुए हैं, हैंड फ्री से शोर नहीं होगा। ओके चलेंगे, मस्ती सा कुछ कंट्रोल हो गया 10 साल। आ जाते हैं वेस्कुलर। अच्छा, ये हम बात कर रहे थे केमिकल मीडिएटर्स की। बेटा एक चीज़ तो 10 दफ़ा बता रहा हूँ, इसलिए समझ आ रही है राबिया। ओके वेल, चलिए आप लोगों को इतना समझ आ गया, दैट्स एनफ फॉर मी। लेकिन हम इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगेन डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट से रिव्यू में, आधे आधे घंटे में ना। ये चीज़ें जो आप लोगों को मुश्किल लग रही हैं, लाइक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, मैंने आप लोगों को समझाना है, वो आप लोगों को समझ नहीं आया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा वो चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ताकि वो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ओके, 1 मिनट में चार्जिंग लगा। ओके वापस आ गए, वेलकम। ठीक है, केमिकल मीडिएटर्स में ये बेटा ये केमिकल्स होते हैं जिसमें हिस्टामीन है, वेजोएक्टिव प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होती है, ये फाइबर ऑक्सीट्रिप्टामीन होता है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीएजेज होते हैं। हाँ हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर का 1 मिनट, इसके एंड पे आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन। 250 पे आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है सारा बेटा। एक्शन ऑफ एगमेंट फैक्टर्स जो कि हमने रोशन विल्सन में पढ़ा था, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, और इनका सबसे जो बाप दादा है वो एचिलॉनिक एसिड है। केमिकल मीडिएटर्स का जो बाप दादा है, जो सिस्टर्स हैं, वो एचिलॉनिक एसिड्स हैं। जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकल रहे होते हैं, लिकोट्राइन्स निकल रहे होते हैं, लिपोक्सिन निकल रहे होते हैं। साइटोकाइंस के अंदर इंटरल्यूकन 1 है, 6 है, ह्यूमन रिपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, कीमोकाइंस हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स हैं। ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं बेटा। अब ये जो लोकल और सिस्टेमिक सेलुलर मीडिएटर्स हैं, अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि सिस्टेमिक मीडिएटर्स हमने सेपरेट किया हुआ है नीचे। इसके अलावा जो सेलुलर इवेंट्स हैं, ये लोकल मीडिएटर्स हैं, उनका क्या एक्शन है बेटा। ये लोकल मीडिएटर्स थे, केमिकल मीडिएटर्स थे। इन्फ्लेमेशन ये काज करवाते हैं, लाइक वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, वेजो डायलेशन करवाते हैं उसमें, जिसमें साइटोकाइंस हैं, ह्यूमन रिपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, ये जाके थर्मोस्टेट को चेंज कर देते हैं। इनके सर्टेन फंक्शंस हैं, ये भी 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ये सेलुलर इवेंट्स आ जाएं, सिस्टेमिक मीडिएटर्स की तरफ आ जाएं। एक मिनट, और इफेक्ट ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। अच्छा, वेजोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन काज करवाते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी ये काज करवाते हैं, एक्टिवेशन फीवर ये काज करवाते हैं, पेन ये काज करवाते हैं, टिश्यू डैमेज ये काज करवाते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स। ओके, ठीक है, ये स्लाइड हम लेटर ऑन करते हैं, दूसरे करने के बाद आप लोगों को ये समझ आएगी। वेस्कुलर रिस्पांस और सेलुलर रिस्पांस। अब वेस्कुलर चेंजेस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है बेटे, स्लाइड्स को 2 मिनट के लिए भूल जाएं। आप लोगों ने ये अगर पढ़ना है तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, अगर मेरी बात सुनिए पहले वो सुन लें कि वेस्कुलर चेंजेस के अंदर पहले जो चीज़ चेंज आती है वो ब्लड वेसल के डायमीटर के अंदर चेंज आती है। इस स्लाइड्स को आप लोगों ने 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट पढ़ लें इसको, 1 मिनट आप लोगों के पास इस स्लाइड्स को एक दफ़ा पढ़ लेंगे।
पढ़ लिया? होप सो। ओके, इसके अंदर बेटा पहली जो चीज़ है फेज 1 वेस्कुलर रिस्पांस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्मिनल जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल के अगर डायमीटर की बात करते हैं, ब्लड वेसल के डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं, वेस्कुलर रिस्पांस की बात करते हैं, तो पहली जो चीज आती है उसमें जो आर्ट्रियोल्स हैं उनके अंदर, ये आप टर्मिनल आर्ट्रियोल्स कह लें या आर्ट्रियोल्स कह लें, आपकी मर्जी है, उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन के बाद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होती हैं और वो केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन काज करवा देते हैं। अब इसके अंदर बेटा क्या लिखा हुआ है कि पहले क्या होगा क्विकली कि वेस्कुलर स्पैज्म होगा 30 सेकेंड्स के अंदर आफ्टर इंजरी, फ्यू मिनट्स तक रहेगा, और जो टर्मिनल आर्ट्रियोल्स हैं उनके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी फेज 1 के अंदर। और जो फेज 2 है उसके अंदर क्या होगा कि सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, और वो केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देती हैं। अब ये थ्रू मैकेनिज्म हो रहा होता है जिसको कहा जाता है नर्वस मैकेनिज्म या नर्व स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है। नर्वस मैकेनिज्म कह लें तो भी ठीक है, नर्व स्टिमुलेशन कह लें तो भी ठीक है, और इसमें जो केमिकल मीडिएटर्स का रोल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज की डायलिटेशन काज कर देते हैं जिसकी वजह से रेडनेस होना शुरू हो जाती है उस एरिया के अंदर। ये वेस्कुलर रिस्पॉन्स है। दूसरा, जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा उस एरिया के अंदर पल्सेशन आना शुरू हो जाएगी। आप हाथ रखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ पल्सेट कर रही है, इंजरी वाली साइड के ऊपर, ब्लड वेसल की इंजरी वाली साइड के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो फ्लो इतना ज़्यादा होता है जैसे नॉर्मली आर्टरी के अंदर पल्सेशन हो रही होती है, इसी तरह जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी पल्सेशन होना शुरू हो जाएगी, आपको फील होएगा। हैपीरीमिया होएगा इन द स्किन, और उस एरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो शुरू होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होएगा उस एरिया के अंदर जो लोकल एरिया है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होएगा हीट प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होएगी। जब हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली उस एरिया के अंदर ब्लड जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये हमने वेस्कुलर चेंजेस के बारे में बात की है, ये वेस्कुलर रिस्पांस के बारे में बात की है। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जिससे ही वेस्कुलर रिस्पांस आएगा तो उसमें जो ब्लड वेसल का डायमीटर है उसके अंदर चेंजेस आएंगी। उस चेंजेस के अंदर पहली जो चेंज आएगी उसमें आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन होएगी, उसके बाद केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे, नर्वस स्टिमुलेशन होएगी, नर्वस स्टिमुलेशन होने के रिजल्ट में परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ये दो काम हो जाते हैं, दो काम होने के बाद तीसरे में जो पैसिव या परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन, परसिस्टेंट या वेजोडाइलेशन होगी तो उस एरिया के अंदर जो ब्लड वेसल की परमिबिलिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ब्लड वेसल की परमिबिलिटी बढ़ेगी, फ्लूइड लीक आउट होएगा। जब फ्लूइड लीक आउट होएगा तो स्वेलिंग काज करेगा, स्वेलिंग काज करेगा, वहाँ पे नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, वो पिन पॉइंट करेंगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और इम्पेयर्ड फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर एक्सोडेशन होएगी, फ्लूइड मूव करेगा आउटसाइड द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू सरफेस, dilutes the offending agent as the fluid move out of the capillary, stagnation of flow and clotting of blood in the small capillaries occurs at the site of injury। आप इस एंड वाली लाइन को ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ब्लड है उसकी स्ट्रेसेस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब वो पहले कौन कह रहा था कि हाइपरकोगुलेबिलिटी की बात कर रहे थे ना लास्ट क्लास के अंदर। अब यहाँ पे जैसे ही एक्सोडेशन फॉर्मेशन होएगी, एक्सोडेशन होने के रिजल्ट में जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, ब्लड की जो फ्लो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसकी स्ट्रेसेस होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे जो ब्लड विस्कोसिटी है दैट विल बी इंक्रीज्ड।
जब ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से स्टिग्नेशन ऑफ ब्लड है या ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाएगा। ओके राबिया बेटा, ये बात मैंने आपके साथ एग्री किया था। तो यहाँ पे अगर हम ये कह देते हैं कि जब मैसिव या परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन होगी, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड स्टेसिस हो सकती है। वेल अब इसमें पैटर्न है, 3 पैटर्न्स हैं जिसके अंदर ये इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, ये वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती कैसे है, ये एक सर्टेन क्वेश्चन बाकी है। ये 3 रिस्पांस आ रहे होते हैं जिनके अंदर इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पांस है, डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस है और इमीडिएट प्रोलॉन्ग्ड रिस्पांस है। अब ये वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को, चलो क्वेश्चन का भी टाइम हो गया, सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास कल इसको हम ना ये वेस्कुलर चेंजेस से डिस्कस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए वरी नाउ आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। पहली जो चीज़ ये कि वेस्कुलर परमेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसमें ये होता है कि हो सकता है कि कोई डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी हो गई है। जब डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उसके रिजल्ट में सेल की नेक्रोसिस होती है, सेल डैमेज होते हैं। जब सेल डैमेज होंगे तो वहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइक एग्जांपल, इसकी कोई डायरेक्ट केमिकल इंजरी हो सकती है, कोई बर्न हो सकता है, कोई अल्कलाइनिक इंजरी हो सकती है, कोई पॉइजनस इंजरी हो सकती है, कोई एंडोजीनियस पॉइजन इल्यूमिनेट हुए हैं, जिस तरह HCl है, वो किसी एरिया के ऊपर GIT से लाइक गर्ल्ड हो गई है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गई है, तो उसमें कंटेंट आके वो भी इंजरी काज कर सकते हैं। तो कोई डायरेक्ट कोई एंडोथेलियल इंजरी जब हो गई है तो वो भी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि एंडोथेलियल की कंट्रक्शन हो गई है, परमानेंट कंट्रक्शन हो गई है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, तो उनकी ग्लाइडिंग एबिलिटी खत्म हो गई है, परमानेंट कंस्ट्रिक्शन हो गई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि लाइक कोई ब्लड वेसल थी जो कि इंजर हुई है, इंजर होने के बाद वो रिपेयरिंग के फेज से गुजर रही है या रीजनरेट कर रही है। जब रीजनरेट कर रही होती है तो वहाँ पे नॉर्मली न्यू ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं, जिनको एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। जब एंजियोजेनेसिस हो रही होती हैं तो वहाँ पे भी जो ब्लड वेसल है वो लीकी होती हैं। तो अगेन ये चीज़ कॉज हो सकती है कि जब एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है या रीजनरेशन और रिपेयर का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीकी होती हैं। सेल रिट्रैक्शन राबिया एग्जैक्टली हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल डेफिनेटली बेटा सेल रिट्रैक्शन हो सकती है। जिस तरह एंडोथेलियल कंस्ट्रिक्शन होती है, इसी तरह जो सेल है अगर वो भी परमानेंटली रिट्रैक्ट कर गए हैं या रिट्रैक्शन हो गई है तो अल्टीमेटली वो भी एक लीडिंग काज है। इसके अलावा एक और इंजाइम इंड्यूस्ड हो सकती है, इंजाइम इंड्यूस्ड, जिस तरह प्रोटियोलिटिक इंजाइम है। अब प्रोटियोलिटिक इंजाइम की क्या करते हैं कि ये एंडोथेलियल जो सेल्स होती हैं वहाँ से ये रिलीज हो रहे होते हैं और इन्होंने बेसिकली ल्यूकोसाइट्स को ट्रिगर करना होता है। और अगर ये प्रोटियोलिटिक इंजाइम सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो गए हैं, उन्होंने इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ट्रिगर कर दिया है। जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ट्रिगर होगा तो वहाँ पे भी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये 4 से 5 ऐसी काजेज हो सकती हैं जिनमें वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। गॉट इट? नहीं, आप लोगों के पास टाइम है, यू कैन ask me questions. फिर सारा बेटा पूछिएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? ये अल्टीमेटली मेरा ख्याल है स्लाइड्स के अंदर इतना मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैं पहले बोर्ड पे नहीं पढ़ाता, उसके स्लाइड्स के ऊपर नहीं पढ़ाता था ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों को स्लाइड्स के ऊपर समझ नहीं आती, इसलिए मैं ये चीज़ें बोर्ड के ऊपर डिस्कस करता था। तभी बेटा अटेंडेंस लग जाएगी। हैपरथर्मिया और हैपरीमिया एक ही है बेटा। हैपरीमिया की वजह से हैपरथर्मिया हो सकता है, लेकिन जो हैपरीमिया है किसी भी लोकल एरिया के अंदर ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड
ज़्यादा गुजर रहा है तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। अगर किसी भी लोकल एरिया के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। बेटा दो सेपरेट चीज़ें हैं, हाइपरथर्मिया और हाइपरथर्मिया दो सेपरेट चीज़ें हैं। समर बेटा, अगर किसी भी लोकल एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है तो उसको कहा जाता है हाइपरथर्मिया। एक होता है हाइपरथर्मिया, दूसरा होती है कंजेशन, और तीसरा है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है, राइट। अच्छा, कंजेशन, कंजेशन और हाइपरथर्मिया के डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे। कंजेशन क्या है और हाइपरथर्मिया क्या है। बेटा ओके मारिया प्रेजेंट हैं आप? वेल वेल, सारा सारा बेटा आपका क्वेश्चन किधर है प्रीवियस से? accumulation of calcium ions in the necrotic cell occurs which activate enzyme that causes cell lysis। ओके बेटा, ये बताएं कि जो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है ये कहाँ से आता है? बेटा यहाँ पे जो कैल्शियम इनफ्लक्स होता है बेसिकली ये आपकी जो प्रोटीन्स हैं उसकी सिंथेसिस को बढ़ा देता है। अब जो नेक्रोटिक सेल्स हैं इनकी डिकेइंग होना ज़रूरी होता है। अगर इनकी डिकेइंग का प्रोसेस नहीं होगा या इनगल्फिंग का प्रोसेस नहीं होगा तो ये अगेन फास्फोलिट कर रही होती हैं। अब इसके अंदर सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होती हैं। जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे तो वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो नेक्रोटिक सेल्स पड़े थे या डेड सेल्स पड़े थे उनकी डिकेइंग का प्रोसेस काज करवाती हैं। जैसे डिकेइंग होएगी तो अल्टीमेटली जो सेल की फेगोसाइटोसिस है, ये जो नेक्रोटिक सेल्स हैं वो वहाँ से इलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मल हीलिंग का प्रोसेस है वो मेंटेन हो जाएगा। एक ये है। दूसरा दूसरा ये है कि कुछ सर्टेन डेड टिश्यू जो होती हैं, लाइक अगर हम बोन की बात करते हैं तो वहाँ से जो कैल्शियम है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। अब नॉर्मली कैल्शियम एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। जब अब नॉर्मली कैल्शियम एलिमिनेट होती है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें भी सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, और ये उन कंडीशन में होता है जिनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज एक्टिवेट हो जाती है। अगर ऑटो इम्यून डिजीज एक्टिवेट होएगी तो उसमें भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होएगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को ट्रिगर करेंगे। जब प्रोटियोलिटिक एंजाइम ट्रिगर होंगे तो वो नॉर्मली जो टिश्यू पड़े होते हैं उनकी लाइसिस करना शुरू कर देते हैं, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस ले लें, गुलियन बेरी सिंड्रोम ले लें, इसके अलावा मस्थीनिया ग्रेवस ले लें। उसमें जो नॉर्मल सेल्स होती हैं दे आर आइडेंटिफाइड कि ये अब नॉर्मल है, हालांकि वो नॉर्मल होती हैं, हम उसको इंड्यूसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि इस तरह लीड कर रही होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन ओके, अटेंडेंस बाकी है। मुझे पता चल गया कौन कौन प्रेजेंट है। 25 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट जो कि लास्ट क्लास में थे। इसके अलावा कोई नया ऐड नहीं हुआ इसमें। नो क्वेश्चन आ गया बस, इसका मतलब ये कुछ भी समझ नहीं है, ये बहुत कुछ समझ आ गया। अब देखिएगा कल हमने वेस्कुलर चेंजेस से अगेन हमने इसको लेना है कि वेस्कुलर चेंजेस क्या क्या आती हैं। इसके अलावा सेलुलर इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। और इस जो हमने आज पढ़ा है इसको एक शॉर्ट सा रिव्यू भी आप लोगों ने पढ़ के आना है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भला हो जाएगा। और नेक्स्ट जब हमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, बल्कि आप लोग मुझे बता रहे होंगे। आखिरी 1-2% बैटरी रहेगी। ओके बेटा आप एग्जिट कर सकती हैं, नफीसा बेटा आप एग्जिट कर सकती हैं। माम बेटा आपके पहले एब्सेंट लगी हुई थी, आई थिंक इसमें मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो बेटा? फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने न्यूक्लियर चेंजेस के बारे में बात की थी, टेक्नोसिस की बात की थी, कैरियोएक्सिस की बात की थी, कैरियोलाइसिस की बात की थी। बेटा ये जो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है और उससे एमसीक्यू भी आ रहे होते हैं, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का आते ही आप लोगों ने क्विज भी देना है मुझे।
ठीक है, सैलरी इंजरी का। बेटा बुक से ही पढ़ लें, मेरा ख्याल है कि मोर देन एनफ है अगर आप बुक से ही कर लेंगे तो। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई क्वेरी सारा, किसी और में कोई क्वेश्चन पूछना हो? बेटा आपकी अरूज अटेंडेंस लग गई थी। इसके अलावा और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई हो, तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। बेटा मैं तो बुक आपकी कोर्स से रिकमेंड करता हूँ तला हमेशा से, क्योंकि रिकमेंडेड बुक यूएचएस की आपकी कोर्स की है। बाकी आप इनाम दाने से पढ़ लेंगे, उसमें आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट सी चीज़ें बताई गई होती हैं, डिटेल नहीं बताई गई होती। अगर आप मेरा लेक्चर ले लेंगे तो उसके साथ इनाम दानिश पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है कि इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। ओके बेटा, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 11 AM आई थिंक। ओके इनाम दानिश बेटा, बाकी मेरे लेक्चर पढ़ लें, मेरी स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा और इनाम दानिश देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है मोर देन एनफ है कि किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूँगा। ठीक है, कि ये कोई भी मैकेनिज्म पूछना हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो यू कैन लेट मी नो। ओके बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 11 AM।